मुकेश सहनी जैसे लोगों को कोई स्थान नहीं देना चाहिए। गठबंधन में ऐसे लोगों की पूछ ही नहीं होनी चाहिए। उस आदमी के पास अभी सिंबल नहीं है और वो अपने को पूछता है कि मड़ा का मसीहा हम हैं। वो हमेशा बार्गेनिंग का काम करता है। उस आदमी में कोई दम नहीं है। मुजफ्फरपुर में अगर मुकेश सहनी को लड़ाया जाएगा तो ये पार्टी का दुर्भाग्य होगा। नमस्कार, चुनावी चौसर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। लोकतंत्र के महापर्व का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए, और बिहार में 7 चरणों में ही चुनाव होना है। 7 चरण में तो समझ लीजिए अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला साफ नहीं हुआ है कि कौन सी पार्टी के कौन से उम्मीदवार किस जगह से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यह अब साफ हो गया है कि किस तारीख को किस सीट पर चुनाव होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर बीजेपी के सीनियर लीडर रविंद्र प्रसाद सिंह के साथ, जिनको चुनावी राजनीति का बड़ा अनुभव रहा है और प्रभावशाली व्यक्तित्व है इनका। डायरेक्ट आप समझ लीजिए इस तस्वीर से कि जब मोदी जी आते हैं मुजफ्फरपुर में तो सबसे पहले स्वागत करने के लिए रविंद्र जी आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप। धन्यवाद। तो सवाल ये है कि अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला साफ नहीं हुआ है और बिहार में 7 चरणों में चुनाव होगा और 40 सीटें हैं। 40 पर 40 का दावा भाजपा की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष ने बिहार से ही कहीं ना कहीं अगुवाई इसकी होती है विपक्ष की। और नीतीश कुमार जो है चुनावी साल में जो 17 महीने तक नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ने की चुनौती बिहार से दे रहे थे, वो नरेंद्र मोदी के साथ ही आ जाते हैं नीतीश कुमार। तो ये सत्ता परिवर्तन का असर होने जा रहा है कि 40 में 40 के दावे हो रहे हैं। हालांकि अभी तक साफ नहीं हुआ कि कौन से उम्मीदवार जो है किस सीट पर लड़ेंगे। देखिए, ये आपने जो प्रश्न किया कि ये गठबंधन जो हुआ है इससे 40 से 40 सीट आ जाएंगे, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। अभी सीटों का सही तालमेल नहीं हुआ है। इस हफ्ते में तालमेल होना है। और जो बिहार का माहौल है, जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, जो मजदूर क्लास के आदमी, मजदूर वर्ग के लोग हैं, इतनी अच्छी सफाई, कोई बात नहीं सुने। नो, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, ये एक ही नाम है। जहाँ जाइए आप मोदी, चाहे उसमें कोई वर्ग हो। वर्ग का कोई वर्गीकरण नहीं है। कुछ ऐसे तत्व हैं या वर्ग कह लीजिए जिनके मुंह से ये बात नहीं निकलती, वरना पूरे बिहार की जनता अपने नीचे से लेके ऊपर के स्तर का जो मोदी का प्रभाव क्यों लग रहा है? क्यों राम मंदिर बन गया अयोध्या में, इस वजह से? मोदी जी का प्रभाव राम मंदिर का तो है ही, धारा 370 का है, 3 तलाक का है, सीएए का है। अभी तो आपने देखा कि सीएए का नोटिफिकेशन हुआ है और सीएए के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही। विपक्ष का यही काम है कि मोदी जी के हर काम को गलत बताओ देश में, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता अब पूर्व की जनता नहीं रह गई है कि पहले के जो कांग्रेसी लोग या अन्य दल के लोग, जो रीजनल पार्टियां थी, वो जनता को बहका कर कि भाई तुम्हारे साथ ये किया जाता है, वो किया जाता है, जात पात और आरक्षण तुम्हारा छिन जाएगा, ये हो जाएगा, जात पात की बात करते थे। लेकिन आज स्थिति देश में बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि एक नेता नरेंद्र मोदी है जो बिल्कुल समान भाव से, समान कृतियों से और सभी तरह के कामों से, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, बड़ा क्लास हो, सबके लिए जो नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो इस नारा के साथ निश्चित रूप से बिहार की 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी एवं गठबंधन की झोली में आएगी और हम सब इसके लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। जहां भी पार्टी लगाएगी तन मन धन से लगकर मोदी जी का जय जयकार करेंगे। नीतीश कुमार आ जाते हैं चुनावी साल में। 2022 में बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ था, महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार चले गए। 2024 के जनवरी से पहले वो कहते रहे थे कि मोदी जी को सत्ता से उखाड़ देना है, और अब जब बिहार आए हैं मोदी जी तो नीतीश कुमार मंच से उनको कह रहे थे कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, और मोदी जी भी हंसने लगते हैं। कहीं ना कहीं उनको भी एतबार नहीं है नीतीश कुमार पर, और ये भी कहते हैं कि अब की बार तो आपको 400 पार करने से कोई नहीं रोकेगा। जो गठबंधन नीतीश कुमार ने ही कहीं ना कहीं बिहार से खड़ा करने की कोशिश की, जो प्रयास शुरू हुए थे वो नीतीश कुमार ने किए थे, लेकिन अब वही नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आपके सामने तो कोई नहीं टिकने वाला है। जो लोग दाएं बाएं कर रहा है उस सबका कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, नीतीश जी अच्छे लोग हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, 17 साल या 18 साल होने जा रहा है उनको। अनुभवी लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। और जो बात आपने कहा कि उनके प्रति प्रधानमंत्री भी हंसते हैं या लोगों का भाव नहीं है,
ये मैं बात नहीं बोलूँगा, चूँकि मैं उस स्तर का नेता नहीं हूँ और ये कहना अनुशक्ति होगा। लेकिन नीतीश जी के आने से बिहार में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। इंडी गठबंधन का उन्होंने शुरुआत किया और वही किया, नेता बने। लेकिन वहाँ के जो लोग थे नेता वाले, जो गठबंधन में अपने को सर्वोपरि मानते हैं, जो अभी न्याय यात्रा पर घूम रहे हैं, तो इन लोगों ने इनसे को पूछा ही तक नहीं, कोई भाव नहीं दिया। तब लगा नीतीश जी को कि नहीं, हम कहीं न कहीं गलत जगह पर आ गए हैं, इसलिए हमें पुनः वापसी होनी चाहिए और प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री के साथ संयोग मिलाकर उन्होंने पुनः गठबंधन बनाया है। और अब नीतीश जी कह भी रहे हैं कि अब हमको कहीं नहीं जाना है। लेकिन नीतीश कुमार की वापसी से कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के लिए मुश्किलें बिहार में तो बढ़ गई ना, चूंकि 2019 में 3 ही घटक दल थे एनडीए के भीतर और अब 6 हो चुके हैं। और जो सीट शेयरिंग है कहीं ना कहीं वो लेट भी इसी वजह से हुई है कि जो घटक दल हैं वो ज्यादा हो गए हैं। चिराग पासवान को लेकर बड़ी चर्चा रही है और अब कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को संतुष्ट कर दिया गया है। उन्होंने मीडिया में भी बयान दे दिया कि हमारी जो तमाम बातें थी उनको संतोषप्रद तरीके से जो है निपटाया गया है भाजपा नेतृत्व के द्वारा। तो बिहार में सीट शेयरिंग का जो मामला है उसको अमित शाह ने शायद कहा है टीवी चैनलों पर कि अब 1 हफ्ते के भीतर सुलझाया जाएगा। तो अभी तक ये साफ नहीं है कि कौन सा उम्मीदवार किस सीट से चुनाव लड़ेगा। अब ये तो जल्दी तय करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, चूँकि चुनाव का घोषणा हो गया है और इसमें कहीं कोई गलतफ़हमियाँ नहीं है। सभी दल हैं, दलों को लेकर चलने की बात हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व कर रही है और सबको समान अधिकार मिलेगा, कहीं कोई मान-सम्मान में कमी नहीं होगा और सभी लोग में ये बात नहीं है कि हाँ, हमारा सम्मान घट रहा है। एक मुकेश सहनी को अगर छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी लोग सम हैं और हम तो यही करेंगे आग्रह अपने नेतृत्व से कि मुकेश सहनी जैसे लोगों को कोई स्थान नहीं देना चाहिए। गठबंधन में ऐसे लोगों की पूछ ही नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि भाई जो व्यक्ति का कोई आधार नहीं है, उसका आज के दिन में उस नाव छाप जो सिंबल था वो छिन गया। सार्थक पार्टी, राष्ट्रीय सार्थक पार्टी ने ले लिया। उस आदमी के पास अभी सिंबल नहीं है और वो अपने को पूछता है कि मलाह का मसीहा हम हैं, मलहों के आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इससे थोड़े चलता है कि साहब आप ले लीजिए और इससे डर के पार्टी हमारी जो है सो उनको समाहित कर लेगी। ऐसा नहीं होगा और न होना चाहिए। मंत्री बनाया था भाजपा ने मुकेश सहनी को। चार विधायक उनके जीत कर आए थे, सारे विधायकों को भी छीन लिया गया, मंत्री पद भी छीन लिया गया। अब आप कह रहे हैं कि गठबंधन में भी नहीं लेना चाहिए। उपचुनाव में हार, बोचहा में हारना, कुरहनी में हारना, ये सब क्या बताता है? जब आपका जनाधार खत्म हुआ तब नहीं ये दोनों उपचुनाव आप हार गए। ठीक था, एक समय था, ग्लैमर आपका था कि अजय निषाद के खिलाफ आप जो है सो बिल्कुल कहते थे कि साहब ये किसी गत का लोग नहीं है, कोई नेता नहीं है। जहां में तो आपकी हार पर, बीजेपी की हार पर मुकेश सहनी लड्डू बांट रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ। तो वो हमेशा बार्गेनिंग का काम करता है, उस आदमी में कोई दम नहीं है। उसका मैं समझता हूँ कि मुजफ्फरपुर में अगर मुकेश सहनी को लड़ाया जाएगा तो ये पार्टी का दुर्भाग्य होगा। मुजफ्फरपुर और वैशाली की हम बात कर लेते हैं। आप बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं मुजफ्फरपुर के। मुजफ्फरपुर में 2 लोकसभा जो है वो लगती हैं और मुजफ्फरपुर लोकसभा में अजय निषाद बीजेपी के सांसद हैं। हमने देखा कि केदार गुप्ता जो कि कुढ़नी से उपचुनाव में जीतकर विधायक बने पिछले दिनों, तो अब उनको मंत्री बना दिया गया है क्योंकि वो लोकसभा का टिकट मांग रहे थे। तो पार्टी ने कई ऐसे लोगों को भी संतुष्ट करने की कोशिश की है, ये जो कैबिनेट विस्तार हुआ है हाल ही में। बिल्कुल, देखिए केदार जी को चुनाव विधानसभा का लड़ाया गया, एक बार जीते, फिर हारे, फिर उपचुनाव में जीत गए। मांग करने को तो कोई भी मांग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था कि केदार जी को मुजफ्फरपुर का लोकसभा लड़ाया जाएगा। देखिए जब भी पार्टी लड़ाएगी, यहाँ अति पिछड़ी का सीट है, केदार जी भी अति पिछड़ी हैं, लेकिन चूंकि यह निषाद यहाँ से लड़ते हैं और अगर निषाद के काट कर दूसरे को दिया जाएगा तो यहाँ से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक का निषाद जो है सो मुंह फुला लेता है, वोट परसेंटेज घटने की बात होती है। इसलिए अजय जी की जगह कोई निषाद ही लड़ेगा, अजय जी लड़ें। हम लोग चाहते हैं कि भाई मुजफ्फरपुर में भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मुजफ्फरपुर वैशाली दोनों जगह मिलाकर एक भूमिहार को जरूर सीट मिलना चाहिए। वैशाली से चर्चा है, लोजपा को टिकट मिलने की भी चर्चा है और ये भी चर्चा है कि विनीता विजय को पिछले दिनों चिराग पासवान ने अपनी पार्टी ज्वाइन कराई थी। रघुनाथ पांडे पूर्व मंत्री रहे, बिहार के कद्दावर नेताओं में उनका नाम गिना जाता है और मुजफ्फरपुर के लिए खास तौर पर जो है एक बड़ा नाम है रघुनाथ पांडे, उनका परिवार। तो अमर पांडे उनकी पत्नी है विनीता विजय, तो उनको लेकर चर्चा है कि विनीता विजय को भी टिकट मिल सकता है। एनडीए गठबंधन का हिस्सा है चिराग? बिल्कुल है। अगर चिराग जी को के साथ उनका ये गठबंधन क्या उसके उनके दल में वो गए हैं
और नामी नेता के वो एक हैसियत रखने वाले रमाकांत पांडे की बहू है, अमर पांडे की पत्नी है। अगर चुनाव वैशाली से मिलता है तो उसमें अच्छी बात है। हम लोग क्यों, अगर चिराग पासवान का सीट वैशाली है, लोजपा का है, और चिराग का अपना डिसीजन होगा, वो जिसको लड़ा ले। अगर वो विनीता विजय को लड़ाती तो बहुत अच्छी बात होगी, बिल्कुल होगी। मुजफ्फरपुर में आपने कहा कि अजय निषाद का ये सीट है, तो अजय निषाद के पीछे पिछले दिनों मुकेश सहनी जो है लगातार पड़े रहे हैं। आपने देखा कि बोचहा में चुनाव लड़ाने चले गए और कुड़न्नी में आ गए थे, कि भाई मुजफ्फरपुर में निषादों का वोट जो है वो उन्होंने बटोरा है। ये तो आपने उपचुनाव के नतीजों से देख ही लिया है। तो अगर अजय निषाद चुनाव में जाते हैं लोकसभा में और मुकेश सहनी यहाँ चले आते हैं मुजफ्फरपुर में लोकसभा का चुनाव लड़ने, अगर उनको एनडीए अपने साथ नहीं लेता है तो फिर क्या होगा? क्योंकि निषादों का वोट कह रहे हैं कि हमारे साथ है। कुछ नहीं है, गलत बोल रहे हैं, आज के दिन में नहीं है उनके पास। देखिए, हवा का रुख देखकर ही कोई भी मतदाता, आज आप यह मानकर चलिए कि किसी भी वर्ग के मतदाता को आप बुड़बक नहीं समझिए, बुद्धू नहीं समझिए। सबको अब ज्ञान हो गया है कि हमको क्या करना चाहिए। अगर हवा की रुख होगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो मुकेश सहनी को कौन वोट देगा, क्यों देगा? मतलब आप लोग को अभी भरोसा है कि मोदी लहर कायम है? बिल्कुल कायम है, बिल्कुल कायम है। मैंने कहा ना कि हम तो हमेशा जा रहे हैं, अभी लगन में जो कहा जहाँ गांव में जाते हैं, गांव में ये बिल्कुल यही है, बिल्कुल मोदी जी इस तरह से बोलता है लोग, तो इतना भरोसा तो होना ही चाहिए ना कि एकदम ठनक के जो बोल रहा है। सारे वर्ग के लोग जो गरीब गुरबा वो भी कहते मालिक हम की तो मोदी जी, एकदम मोदी जी, बाप रे बाप, इतना काम करे वाला आज तक कहाँ कोनो वाले। तो जो ये बोलता है तो इस पर क्यों नहीं आदमी को भरोसा रहेगा? बिल्कुल भरोसा है, और थम मेजॉरिटी से मोदी जी आ रहे हैं। जो 400 पार का टारगेट सेट किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, उसमें बिहार 40 में 40 का योगदान देने जा रहा है। बिल्कुल 40 के 40 योगदान देने जा रहा है, देगा। जो माहौल है, जनता का जो विश्वास है, जनता का जो रुख है, उसमें निश्चित रूप से 40 की 40 सीट मिलेगी, और अब की बार 400 के पार होगा गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी 370 पर आएगी। चलिए, आप कॉन्फिडेंस में तो बीजेपी के सारे लीडर हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बड़ा टारगेट सेट कर दिया है। लेकिन बिहार में पिछले दिनों महागठबंधन ने एक बड़ी रैली आयोजित की, गांधी मैदान में खचाखच भीड़ थी। हम गए थे उसको कवरेज करने के लिए। तेजस्वी यादव कहीं न कहीं बिहार से विपक्ष का एक बड़ा चेहरा, एक मजबूत चेहरा के तौर पर सामने आए हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी के तमाम लीडर जो हैं, बड़े-बड़े हेलीकॉप्टर घूम रहे थे भाजपा के, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहीं न कहीं पानी पिया दिया था आप लोग को। बहुत नज़दीक पहुँच गए थे वो मेजॉरिटी के, थोड़े से चूक गए। हालाँकि वो कहते रहे कि चोर दरवाजे से सरकार बनी है, लेकिन फिर 2 साल बाद चोर दरवाजे से वो खुद सरकार में आ जाते हैं। तो बिहार में विपक्ष को आपने देखा पिछले दिनों जो रैली हुई, उसमें काफ़ी भीड़ जुटी और तमाम बड़े-बड़े नेता जो है, राहुल गांधी भी आए। तो ये कहा गया कि इतनी जनता जो है, इतनी पब्लिक जो है, वो जुट रही है, तो कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा। क्या उस भीड़ को देखकर आप लोग को भी लगा कि ये वोट में तब्दील हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, उसमें आप भी जानते हैं, चूँकि आप सैर करने गए थे, कवर करने गए थे, किसकी भीड़ थी वो? सब कोई जानता है। एक वर्ग है जो चाहता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो वैसे लोगों की जमावड़ा थी वहाँ। और साथ में हमारा कुछ क्या, एक सबल जाति है जो बिहार का नेतृत्व करता है, जिसका तेजस्वी जी नेता बनते हैं, वो लोग तो अंधाधुंध करके हैं। तो ये लोग तो पूरा गए, एम बाई फैक्टर था वहाँ, मुसलमान और यादव, तो क्यों नहीं बढ़ जाएगा? एम बाई फैक्टर आप कह रहे हैं, अब तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि माई के साथ बाप की भी पार्टी हम लोग होगा। कोई बाप का पार्टी नहीं हो गया। क्या बाप का पार्टी होगा? किस बाप को दिखाता है वो एम बाई फैक्टर में है, वो अभी वो वही है। और इस भीड़ से कोई इनका बात बनने वाला नहीं है। एक सीट भी जीत जाएंगे तो बहुत होगा। एक सीट भी जीत जाए तो बहुत है। बहुत है। चलिए, तो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, मुजफ्फरपुर भाजपा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं रविंद्र प्रसाद सिंह ने कह दिया है कि विपक्ष जो है वो चाहे जितनी भीड़ जुटा ले रैलियों में, लेकिन एक भी सीट बिहार के लोकसभा में उनको आने वाली नहीं है। और जो पिछला 2019 का लोकसभा चुनाव था, उसमें एनडीए को 39 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। एक सीट कांग्रेस के हाथ लगी थी उस वक्त, और आरजेडी का खाता तक नहीं खुला था। तो इस बार कहीं ना कहीं जब तारीखों का ऐलान हो गया है, तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है दोनों गठबंधन में अभी तक साफ नहीं है। तो ये कयास लग रहे हैं कि जल्द ही इस पर भी बातचीत साफ हो सकती है। बिहार में हम लोग निकल रहे हैं अब लगातार जो चुनावी कवरेज है उसको लेकर, और लगातार आपको इंटरव्यू जो है इस चैनल पे धुआंधार देखने को मिलते रहेंगे। नमस्कार।